नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल श्रवण सर पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ संख्याओं की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हमने अपने पिछले संख्या पद्धति के वीडियो के अंदर कई संख्याओं के बारे में वहां पर पढ़ा था और उनको अच्छे तरीके से वहां पर समझा था। आज हम कुछ विशेष संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये संख्याएं हमें जो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं या जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसके अंदर अक्सर ये दिख जाया करती है। तो इन संख्याओं का हमें नॉलेज होना चाहिए, इन संख्याओं की हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इन संख्याओं के बारे में हमें पता होगा तो हमें प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कहते हैं कि कोई भी हमारा जो एग्जाम है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे लोकल एग्जाम हो, उसके अंदर जो प्रश्न आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हमें प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वो प्रश्न हमसे क्या चाहता है वो हमें पता चल जाता है। हमने अपने पिछले संख्या पद्धति के वीडियो के अंदर कई संख्याओं की जानकारी वहां पर हासिल कर ली थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन संख्याओं की जानकारी हासिल करेंगे। इन संख्याओं के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण यह है कि गणित के जो भी प्रश्न आया करते हैं उसके अंदर अक्सर इन संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाता है या इन संख्याओं का नाम जो है उन प्रश्नों के अंदर आ जाता है। तो आइए हम इन संख्याओं की जानकारी हासिल करते हैं। तो हमारी पहली जो संख्या आएगी वो आएगी सम संख्या, जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। दूसरी संख्या है जिसको हम कहते हैं विषम संख्या, जो हमारा ऑड नंबर है। जिनको सम संख्याओं के बारे में जानकारी हो जाएगी वो विषम को समझ लेगा, और जिसको विषम के बारे में पता है वो सम के बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। उसके बाद हमारी जो तीसरी प्रकार की संख्या आएंगी जिसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। इनका नाम है इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। इन संख्याओं के बारे में हमने एक वीडियो जो बनाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके अंदर अभाज्य संख्याओं के बारे में वहां पर आपको बताया था। तो ये अभाज्य संख्याएं आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके बाद हमारी चौथी प्रकार की जो संख्याएं आएंगी वो है भाज्य संख्याएं। इनका एक दूसरा नाम है जिनको कहते हैं संयुक्त संख्याएं। इन दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में इनका एक ही नाम है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारी पांचवी जो संख्या आती है जिसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। इन पांचों प्रकार की संख्याओं के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी पहली प्रकार की संख्या आती है जिसको हम कहते हैं सम संख्याएं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर की हमारी परिभाषा है, सम संख्या की परिभाषा है वो क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। मतलब सम संख्याओं में हमारा दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बात आती है पूरा पूरा भाग जाने की। पूरा पूरा भाग जाने का क्या मतलब होता है? तो जब हम भाग की प्रक्रिया करते हैं उसके अंदर किसी संख्या के अंदर किसी संख्या का जब भाग लगाते हैं तो अंत में जो हमें यहाँ पर शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल मिलता है। यह शेषफल यदि 0 आता है तो हम कहते हैं भाग क्या जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। तो हम कुछ संख्याओं के बारे में अब देखते हैं किन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब कौन सी संख्याएं सम संख्याएं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या ली है वो है 10। अब 10 के अंदर मैं देखूंगा दो का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता। मेरा मतलब यह है कि यह एक सम संख्या है या नहीं। चलो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर किसका भाग लगाया? 2 का भाग लगाया। 2 का पहाड़ा जब मैं बोलूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। और घटाऊंगा तो पीछे क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। तो 10 में से 10 गया, हमारा शेषफल 0 रहा। शेषफल 0 रहा, इसका मतलब इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग गया। किसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग गया? इस 10 के अंदर। इसका मतलब ये 10 हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी, एक इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया और यहाँ पर हमें शेषफल मिला, हमने इसको सम संख्या बोल दिया। इसी प्रकार हम ऐसे संख्याओं को चेक कर सकते हैं कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता। और पूरा भाग जाता है तो हम उसको हम सम संख्या बोलेंगे। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा उसको हम विषम संख्या बोलेंगे, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास में एक 10 संख्या थी जिसके अंदर हमने चेक कर लिया। तो हमारे संख्याएं कुछ बड़ी भी तो आ सकती है। तो जैसे हमने एक संख्या ले ली 153 ले ली। क्या इस 153 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता? उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 1 में नहीं जाता तो 5 7 में लिया। 2 का भाग हमने 15 में लगाया। इसके अंदर देखेंगे 7 बार गया, 14 आया, घटाया 1 रहा। इस प्रकार हम भाग की प्रक्रिया करेंगे और लास्ट में किसको देखेंगे? हम शेषफल को यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई 0 आता है या नहीं। तो आप देखेंगे जैसे ही एक संख्या बढ़ गई, ये 2 अंकों की संख्या थी, ये 3 अंकों की संख्या जैसे ही हो गई तो भाग की प्रक्रिया बढ़ गई। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया। इसी प्रकार संख्याएं तो इससे भी बड़ी आ सकती है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर संख्या हमारे छोटी थोड़ी होंगी।
तो संख्या जैसे आ गई 5, 4, 3, 1, 2, इस प्रकार की हमारे पास में एक संख्या आ गई और कहा हमें कि इस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है, इसको चेक करो। जब हम भाग करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और जब भाग बहुत बड़ा हो जाएगा इसका मतलब उसके अंदर हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे मेन चीज क्या है कि उनके लिए एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर उस प्रश्नों को हमें हल करना होता है। जब इतनी लंबी प्रक्रियाएं हम करने लगेंगे तो हमारा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा, बाकी प्रश्न हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, संख्याओं को देखकर पता लगाएंगे कि उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं। तो किसी संख्या को देख के कैसे पता लगाया जाए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले संख्या को देखना है और उस संख्या के अंदर भी किसको ध्यान रखना है, उसके इकाई के अंक को, जिसको हम लास्ट वाला डिजिट बोलते हैं, अंतिम वाला अंक बोलते हैं। तो इस अंक को हमें ध्यान रखना है, लास्ट वाले अंक को ध्यान रखना है। इस अंक को हम बोलते हैं इकाई का अंक। कौन सा अंक बोलते हैं, इकाई का अंक। यदि ये इकाई का अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हो, यही हमारी 2 की भाजकता होती है। यदि इकाई का अंक कोई भी हमारे पास में संख्या दी जाए, ये आगे वाले अंक कुछ भी हो सकते हैं, इस लास्ट वाले अंक को हमें देखना है कि यदि यह इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंकों में से कोई भी अंक जब होता है तो उस पूरी संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ध्यान से सुन ले वापिस कि यह इकाई का अंक, संख्या कितनी भी बड़ी हो हमारे पास में, उसके अंदर यह इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक इनमें से होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ पर आएगा तो हम कहेंगे यह संख्या जो है उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा और यह एक सम संख्या है। ठीक है, और यदि इन अंकों में से नहीं आता है, इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम संख्याओं को देखकर पता लगाते हैं कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है। संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे देखिए आप 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस प्रकार आप ये जो संख्याएं देख रहे हैं ये हमारी सम संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जब हम प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या हमें पता है कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो हम यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के अंदर, मतलब जो धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जब सम संख्या देखते हैं तो हमारी सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 होती है, उससे छोटी हमारी सम प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं। अभी हम विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी दूसरी प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं जो है विषम संख्या है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। इनकी क्या परिभाषा है, इनकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। अभी हमने सम संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी जिसके अंदर हमने कहा था 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरे की उल्टी होती है। ठीक है, तो विषम संख्याओं के कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास में। विषम संख्या जैसे हम कह सकते हैं 1 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 3 है, 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इस प्रकार आप ये जो संख्याएं देख रहे हैं इन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, इन संख्याओं को हम विषम संख्याएं बोलते हैं। हमारे सम संख्याओं के अंदर जैसे पहली सम संख्या आती है 2, फिर आती है 4, फिर आती है 6, फिर आती है 8, 10, 12, 14, इस प्रकार ये हमारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप सम संख्या और विषम संख्याओं में देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आने वाली संख्या है। जैसे ये हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, और ये है अगली इसकी सम संख्या। सम संख्या के बाद इससे अगली विषम, विषम के बाद ये वापस सम आ जाते हैं, सम के बाद विषम, सम, विषम, सम, विषम। इस प्रकार से ये जो सम संख्या है और विषम संख्या है बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चलती है। ठीक है, और इसके अंदर आपको देख रहे होंगे 1 का अंतर होता है, मतलब 1 जोड़ने पर अगली मिल जाती है या 1 घटाने पर अगली मिल जाती है। तो यहां से हमें ये देखने को मिलता है कि यदि हमारे पास में एक सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या, उसके अंदर यदि हम 1 को जोड़ देते हैं तो हमें हमेशा विषम संख्या ही मिलेगी। ध्यान से सुन ले कि सम संख्या में आप 1 जोड़ो आपको विषम संख्या मिलेगी। जैसे हमने एक सम संख्या ले ली 6, 6 में 1 जोड़ दिया हमने, 6 में 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और आप देखेंगे 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या में 1 जोड़ने पर हमें विषम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार 1 जोड़ने क्या, 1 घटाने पर भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, विषम मिलेगी। तो आपने एक सम संख्या ले ली है, जैसे अभी लिया था कि 6 ले लिया था, 6 में 1 को घटा दो,
घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 6 में से 1 गया, पीछे रहा 5, तो 5 भी हमारी पुनः क्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। तो किसी भी सम संख्या के अंदर यदि आप एक जोड़ते हो या घटाते हो तो आपको हमेशा विषम संख्या मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। यदि हम विषम संख्याओं में एक जोड़ दें या घटा दें, क्या जोड़ दें क्या घटा दें, यदि हम विषम संख्याओं में एक जोड़ दें या घटा दें तो हमें हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या मिलेगी। विषम संख्या कोई भी ले ले, 7 ले लिया, 7 में हमने एक जोड़ दिया तो 8 मिल जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। 7 के अंदर हमने 1 को घटा दिया तो 6 हो जाएगा, वो भी सम संख्या हो जाएगी। तो जब हम सम संख्याओं के अंदर एक जोड़ते घटाते हैं तो विषम मिलेगा, और विषम में एक जोड़ते घटाते हैं तो हमें हमेशा सम संख्या मिलती है। इसके बारे में हम छोटी मोटी और जानकारी ले लेते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं की। पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छे तरीके से समझ लें। तो हमारी यदि हमें एक सम संख्या दी गई है और उस सम संख्या के अंदर हमने कौन सी संख्या को जोड़ा है, सम संख्या को ही जोड़ा है, तो आपको हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। तो हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सम संख्या, जैसे हम सम संख्या ले लेते हैं 2, दूसरी सम संख्या ले लेते हैं 4, तो 2 में हमने 4 को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 हमारी वापस कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो जब हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें सम संख्या ही मिलती है। इसी प्रकार यदि हम विषम संख्या में, कौन सी संख्या में, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हम हमेशा सम संख्या ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, कोई भी विषम संख्या ले लो, उसके अंदर किसी भी दूसरी विषम संख्या को जोड़ दो या उसी को जोड़ दो तो हमेशा हमें सम संख्या ही मिलेगी। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 1 लिया, 1 में हम दूसरी विषम संख्या 3 जोड़ देते हैं, 1 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 4। 4 कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 3 लिया, 3 में 5 जोड़ा तो 8 हो जाता है, तो 8 हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो जब हम विषम में विषम को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा सम संख्या ही मिलता है। लेकिन जब हम सम संख्या के अंदर विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो सम संख्या हम ले लेते हैं 4, 4 के अंदर मैंने जोड़ दिया भाई 5 जोड़ दिया, चलो विषम संख्या है। 4 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 9, और 9 हमारी वापस कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम सम के अंदर विषम को जोड़ देते हैं तो हमेशा विषम संख्या ही मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम विषम में सम को जोड़ते हैं, भाई सम में विषम को जोड़ो या विषम में सम को जोड़ो, मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो जब हम विषम में सम को जोड़ते हैं तो भी हमें विषम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, जैसे 5 में 4 को जोड़ दिया, संख्याएं उल्टी पुल्टी करके हम जोड़ सकते हैं, तो अगेन हमें यहाँ पर क्या मिला, 9 मिला, और जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो इस प्रकार इन सम संख्याओं और विषम संख्याओं के अंदर छोटी मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस सम में सम को जोड़ो तो हमें क्या मिलता है, सम में विषम को जोड़ो तो हमें क्या मिलता है, विषम को विषम से जोड़ने पर हमें क्या मिलता है। तो इसके बारे में हमें जानकारी कुछ होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसके अंदर ये कह देते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याएं लिखिए, तो उनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए देखिए, हमें कहा गया है 2 क्रमागत सम संख्याएं आपको लिखनी है। कौन सी संख्या लिखनी है, सम संख्या। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि माना पहली सम संख्या, तो आप पहली सम संख्या मान लेते हैं जिसको आप हमेशा क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। पहली सम संख्या आप x मान लिए। अब दूसरी सम संख्या आप कौन सी लेंगे, ठीक है, वो हमेशा x प्लस 2 जोड़कर ही मिलेगी। मतलब जो आपने पहली मानी है उसके अंदर हमेशा 2 जोड़ोगे तो ही आपको दूसरी सम संख्या मिलेगी। चलो हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। हमने पहली सम संख्या कोई मान ली, हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो हमने कह दिया भाई पहली सम संख्या हमारी 6 है। ठीक है, तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, तो 6 की अगली सम संख्या हमें पता है कौन सी होती है, 8 होती है। अब ने कितने जोड़े, 6 के अंदर कितने जोड़े, 2 जोड़े, तो 6 में 2 जोड़े तब जाके 8 आया। मतलब पहली सम संख्या जब कभी भी आप मानते हो तो अगली सम संख्या उसमें 2 जोड़ने पर ही प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार 2 क्रमागत सम संख्याओं को लिया जाता है। ऐसे कैसे हम विषम संख्याओं को भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम बात करें कि हमें लिखनी है 2 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, इसके अंदर हमें खास तौर से ध्यान देना है, इसमें गलतियां कर लेते हैं। हमें लिखनी है 2 क्रमागत विषम संख्या, इसके अंदर आपने पहले मान लिया कि माना पहली विषम संख्या, आप पहली विषम संख्या मान लेते हो कि x मान लिया आपने, ये आपने पहली विषम संख्या माना। अब अगली दूसरी जो आप विषम संख्या लिखेंगे उसके अंदर अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं, लिख लेते हैं कि अगली विषम संख्या x प्लस 1 होगी। नहीं, ये x प्लस 1 विषम संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। कब सम संख्या हो जाएगी, जब आपने पहली x को विषम लिया है तो ये हमेशा सम होगी। चलो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से।
हमने पहली विषम संख्या x मान ली, x की जगह हम ले लेते हैं कोई विषम संख्या 7 ले लेते हैं, 7 विषम संख्या है ना। तो 7 के अंदर यदि हम 7 में 1 जोड़े तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। और 8 हमारी सम है या विषम, ये हमारी सम संख्या है। तो दूसरी संख्या हमें विषम लेनी थी, जबकि ये क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो कभी भी हम पहली विषम संख्या के अंदर 1 जोड़ने पर विषम संख्या नहीं प्राप्त करेंगे, हमेशा उसमें कितना जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि पहली विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या हमेशा 2 जोड़ने पर ही मिलेगी। तो देख लो वापिस कि भाई पहली विषम संख्या आपने 7 ले ली, 7 में आप 2 जोड़ो तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और 9 आपकी 7 की अगली विषम संख्या है या नहीं। तो इस प्रकार आप इन छोटे मोटे प्रश्न जो आते हैं उनके अंदर भी यदि आप उनको हल करते हो तो इन बातों को आपको इसमें ध्यान देना होता है। चलिए अब हम अगली तीसरी प्रकार की संख्या पढ़ते हैं जो है हमारी अभाज्य संख्या। तो हमारी तीसरी प्रकार की संख्या आती है जिनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। इनकी क्या परिभाषा है, इनकी परिभाषा बड़ी सिंपल ही है कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 2 ही गुणनखंड होने का क्या मतलब है, 2 ही गुणनखंड होने का मतलब है उसके अंदर सिर्फ 2 संख्याओं का ही भाग पूरा पूरा जाएगा। अब वो 2 संख्याएं कौन सी है, पहली तो है हमारी 1, मतलब उस संख्या के अंदर 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और दूसरी कौन है, वो संख्या स्वयं, मतलब उसी संख्या का उसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 का भाग और उसी संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और दूसरे संख्या का भाग उसमें नहीं जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। यह अभाज्य संख्याओं वाला जो टॉपिक है वो हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वहां पर हमने अभाज्य गुणनखंड विधि वाला एक वीडियो किया था, उसके अंदर हमने वहां पर बता दिया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। चलिए हम यहाँ पर अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो पहली हमारी अभाज्य संख्या आती है 2। 2 हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या है जिसके अंदर 1 का भाग जाता है और सिर्फ 2 का भाग जाता है, संख्या स्वयं हो गई, इसके अलावा किसी और का भाग इसमें नहीं जाता। अगली अभाज्य संख्या आती है 3, इससे आगे आते हैं 5, 7। इसी प्रकार आप आगे सोचेंगे कि 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 के हमारे यहाँ पर 3 गुणनखंड हो जाते हैं। और 3 कौन कौन से हैं, इसके अंदर 1 का भाग जाता है, इसके अंदर 9 का भाग जाता है और साथ ही साथ आप देखेंगे 3 का भाग भी इसमें जाता है। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। 3 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या है जिसको हम थोड़ा आगे देख लेंगे। तो इस प्रकार 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी भाज्य संख्या। तो अगली अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, फिर आ जाएगी 13, फिर आ जाएगी 17, 19, 23। इस प्रकार आप ये जो संख्याएं देख रहे हैं ये हमारी अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्याएं जो है ऐसी है जिसके अंदर 1 का पूरा पूरा भाग जाता है और उसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। हमें शुरुआत वाली अभाज्य संख्याओं को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शुरुआत वाली अभाज्य संख्या है हमारे एलसीएम लेने में, एचसीएफ लेने में या कहीं भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है तो उसके अंदर ये अभाज्य संख्याएं काम आती है। अब कुछ और जो है अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं 2। अब इन सारी अभाज्य संख्याओं को देखिए, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। सम है मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। बाकी कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं होगी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो 2 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या का उदाहरण वो है हमारा 2। और साथ ही साथ 2 हमारी जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम देखते हैं वो कौन सी है, 2। चलिए अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी चौथी प्रकार की संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की क्या परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब इसके अंदर संख्याएं ऐसी आएंगी जिसके अंदर 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग लगता हो, उसी को हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे उसके अंदर 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, उसी संख्या का भाग जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ और अन्य संख्याएं जिनका भाग उसमें पूरा पूरा जाता है वो अगर उसके गुणनखंड में आता है तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है हमारी 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 से छोटी भाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, अब 4 के लिए अगर हम देखें तो 4 के अंदर 1 का भाग पूरा पूरा जाता है,
4 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसके साथ ही साथ इसके अंदर 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। इसीलिए ये 4 जो है वो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि इसके 1, 2 और 3 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, 2 से ज्यादा संख्याओं का इसमें भाग लगता है, तो 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम अगली भाज्य संख्या की बात करते हैं, तो आ जाइए 6 पर। 6 हमारी अगली भाज्य संख्या है। 6 के अंदर 1 का भाग जाता है, 6 के अंदर 2 का भाग जाता है, 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, और 6 के अंदर आप देखेंगे तो 6 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। तो 6 के 4 गुणनखंड हो गए, 4 संख्याओं का भाग लग रहा है। तो हमने तो पढ़ा था भाज्य संख्याओं में क्या होता है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए या 2 से ज्यादा संख्याओं का उसमें भाग जाना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, ठीक है। तो 6 भी हमारी एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो आगे 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं के अंदर हमारे 2 से ज्यादा गुणनखंड है सभी के अंदर, इसीलिए हम इनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इनका एक दूसरा नाम है, इनको हम बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। कौन सी संख्या बोलते हैं, संयुक्त संख्याएं, ठीक है। तो आप इनका दूसरा नाम भी ध्यान रखना, संयुक्त संख्याएं भी लिखा हुआ है तो आप ये समझना ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है उनको हम भाज्य बोलेंगे, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभाज्य के अंदर केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। इसके अंदर 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब बात ये आती है 1 के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 के बारे में हमने कहा था 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। अब देखिए, अब भाज्य तो हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 1 के 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। अब 1 के गुणनखंड हम करने बैठेंगे तो 1 का हमें एकमात्र गुणनखंड मिलेगा और वो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, इससे ज्यादा गुणनखंड इसके मिलेंगे नहीं। तो आप देखेंगे 2 से ज्यादा गुणनखंड, अब इसका गुणनखंड ही 1 ही है तो 2 से ज्यादा कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये भाज्य नहीं होगी। इसी के साथ साथ अभाज्य में हमें क्या कहा था कि इसके मात्र 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो आप इसके अंदर 1 को देखिए तो 1 का गुणनखंड केवल 1 ही है, चाहे वो 1 हो, संख्या स्वयं हो, कुछ भी हो, लेकिन गुणनखंड हमें अभाज्य में कितने चाहिए, 2। और यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड नहीं है, 2 संख्याओं के इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता, एकमात्र 1 ही संख्या का इसमें भाग जाता है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो 1 के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब हम अगली जो पढ़ते हैं हमारी संख्याएं आती है जिसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, वो क्या होती है, चलो हम आगे समझते हैं। तो अब हमारी 5 प्रकार की संख्याएं आती है जो है सह अभाज्य संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ पर देखिए को एक शब्द आया है, को जैसे ही आ जाता है इसका मतलब संख्याएं हमारी 1 से ज्यादा हो जाएंगी, मतलब 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी परिभाषा क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए, दोनों में जो सेम गुणनखंड आएगा वो 1 आएगा, 1 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड सेम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही 1 तो गुणनखंड सभी में आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई सेम गुणनखंड आता है तो हम उसको सहअभाज्य संख्याएं नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले लिया 2 और 3, ठीक है। ये 2 और 3 ये दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कैसे कहलाएंगी, जैसे मैं 2 के गुणनखंड कर लेता हूं, तो 2 के मैंने गुणनखंड किए तो 2 का गुणनखंड 1 तो होता है 1 और 1 होता है 2, इसके अलावा 2 के गुणनखंड नहीं होते। इसी प्रकार यदि मैं 3 के गुणनखंड करूंगा तो 3 का 1 तो गुणनखंड हो जाएगा 1 और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के 2 गुणनखंड है, 2 के भी 2 गुणनखंड है। अब हम बात करते हैं कॉमन की, ठीक है। इन दोनों के अंदर सेम कौन सा आ रहा है, आप देखेंगे दोनों के अंदर ये 1 क्या आ रहा है, सेम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1। अब जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उनको हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 और 3 हमारी दोनों कैसी संख्याएं हैं, ये दोनों हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारी सहअभाज्य संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं लेने पर ही होगी, ऐसा नहीं है। मतलब इसने हमें परिभाषा में साफ साफ कहा है कि ऐसी 2 संख्याएं, कोई भी वो 2 संख्याएं हो सकती है,
ऐसी दो अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो हमें कोई भी दो संख्याएं लेनी है और उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 देखना है। जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूं कि मेरी एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या है मेरी 7, ठीक है, ये मैंने संख्या बोल दी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। तो 12 के जब मैंने गुणनखंड किए तो 12 का 1 तो गुणनखंड मिलेगा मेरे को 1, मतलब 12 में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, 12 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग पूरा पूरा जाता है और फिर 12 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। तो ये 12 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार यदि मैं 7 के गुणनखंड करूं तो 7 के गुणनखंड है 1 और 7, ठीक है। इसके अलावा और कोई इसके गुणनखंड नहीं है। तो आप देखेंगे इन दोनों के अंदर कॉमन जो है, सेम जो गुणनखंड आ रहा है वो सिर्फ एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये 12 और 7 कैसी संख्या हो जाएंगी, ये हमारी सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और भी हम इसके अगर उदाहरणों के बारे में बात करें, जैसे मैंने ले लिया 8 और ले लिया 9, इन दोनों को मैं देख रहा हूं, कोई भी दो पड़ोस वाली जो संख्या आती है वो हमेशा सअभाज्य संख्या ही होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने 8 ले लिया और 8 के मैं गुणनखंड करूंगा तो 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। तो 8 के यहाँ पर हमें 4 गुणनखंड मिल गए। इसी प्रकार अगर मैं 9 के देखूंगा तो 9 के अंदर 1 का भाग जाता है, 9 के अंदर 3 का जाता है और 9 के अंदर 9 का जाता है, ठीक है। तो 9 के 3 गुणनखंड हो गए। अब इसमें हम देखते हैं तो सेम गुणनखंड कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भी कैसी संख्याएं है, सअभाज्य संख्याएं। तो सअभाज्य संख्या कौन सी होगी, ऐसी कोई भी दो संख्याएं, इसमें अभाज्य संख्याओं का होना जरूरी नहीं है, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड जो है वो 1 होना चाहिए, एक उन दोनों में सेम आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी सेम नहीं आना चाहिए, उसी को हम सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सम संख्याएं और विषम संख्याएं इन दोनों के बारे में पढ़ा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, किस प्रकार होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर चेक किया कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्या बोलेंगे, 2 का भाग नहीं जाता है तो विषम बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ा। ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड है उनको हम अभाज्य बोलेंगे, 2 से गुणनखंड ज्यादा हो जाएंगे उनको हम भाज्य बोल लेंगे। भाज्य का हमने दूसरा नाम भी देखा था जिसको हम बोलते हैं संयुक्त संख्या, ठीक है। ये नाम भी साथ साथ ध्यान रखोगे। और हमने अंत में पढ़ा सअभाज्य संख्याओं के बारे में। इन संख्याओं के अंदर हम 2 संख्याओं को लेते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो इस प्रकार हमने आज इन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।